पाठ 11 केसर वाले देश में। पाठ परिचय। प्रकृति के सौंदर्य का खजाना है कश्मीर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चिनार, अखरोट, देवदार के पेड़ों के सौंदर्य को देखकर कदम ठिठक जाते हैं। लेखक ने कश्मीर यात्रा का बहुत ही रोमांचक वर्णन किया है। साथ ही कश्मीर के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों, प्राकृतिक छटाओं एवं रोचक प्रसंगों का बहुत ही स्वाभाविक वर्णन किया है। चर्चा करें। यात्राएं जीवन में ताजगी एवं स्फूर्ति का संचार करती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जीवन मूल्य। प्रकृति के स्वच्छंद एवं नैसर्गिक सौंदर्य से परिचय। कश्मीर का भौगोलिक वर्णन तथा स्वर्गिक सुख का आनंद लेना। मैं अपने बचपन से सुनता चला आ रहा था कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है। बड़ी समस्या थी कि न ये स्वर्ग देखा था और न कश्मीर। पता कैसे चले स्वर्ग कैसा है, ये कश्मीर कैसा है। इसीलिए एक दिन कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बना बैठा। कार्यक्रम बनाया ही नहीं, चल भी पड़ा। पहले रेलगाड़ी पठानकोट तक ही जाती थी, लेकिन अब जम्मू तक जाती है। जम्मू का नाम तो आपने सुना होगा। तवी नदी के किनारे ये ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। जम्मू के रघुनाथ जी देश भर में मशहूर हैं। रघुनाथ जी मंदिर का गुंबद सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है। लेकिन यहां एक ही मंदिर नहीं है, अनेक मंदिर और अनेक महादेव हैं। एक महादेव पारदर्शी हैं, स्फटिक के। शायद भारत भर में ऐसे दूसरे नहीं हैं। जम्मू गए और वैष्णो देवी न गए तो लोग कहते हैं कि जीवन अकारथ। मेरे साथियों में एक की हिम्मत वैष्णो देवी के नाम से छूटने लगी। कारण ये नहीं था कि वे देवी के दर्शन नहीं करना चाहते थे। असल में देवी तक पहुंचने में जितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, उतने में तो अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। वे बेचारे थोड़े थुलथुल थे। उनकी सेहत का ख्याल करके हम लोगों ने वैष्णो देवी की जगह श्रीनगर और पहलगांव जाना तय किया। जम्मू से सुबह बस चली और पूरा दिन चली। जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले छोटे, फिर बड़े और फिर बहुत बड़े। बटोट के पास एक चोटी पर बस रुकी। लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच बड़े खूबसूरत लग रहे थे। नाम पूछा तो पता चला पटनी टॉप है। वहां से चले तो उतराई शुरू हो गई। हम चले थे ऊंचे चढ़ने, लेकिन उतरने लगे तो उतरते ही चले गए। ये पहाड़ थे बड़े धसकीले। यही धसकीले पहाड़ बरसात में धसक कर रास्ता जाम कर देते हैं। सारा रास्ता ही बंद हो जाता है। बड़े बड़े बुलडोजर रास्ते का धसका पहाड़ और चट्टानें हटाते हैं, तब कहीं मार्ग खुलता है। बरसात में ऐसा अक्सर हो जाता है। राम राम करते राम बन गए। फिर जो चढ़ाई शुरू हुई तो बस को भी चक्कर आने लगे। यानी रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा कि मोड़ों की गिनती करना मुश्किल हो गया। कोई गिने भी तो कितना, हर 50 गज पर एक मोड़। करते करते हम ऊंचे इलाके में पहुंच गए, जहां जवाहर सुरंग बनाई गई है। बनिहाल दर्रे पर उस सुरंग के बनने के पहले उस पहाड़ को चढ़कर ही पार करना पड़ता था। बस में बैठे एक सज्जन बताने लगे कि इस 1.5 मील लंबी सुरंग को दोनों तरफ से तोड़ा गया। सुरंग बनाते समय जब बीच में पहुंचे और आर पार नहीं हुए तो काम करने वालों में निराशा छाने लगी। कहते हैं कि उसका इंजीनियर अपने काम पर इतना विश्वास रखता था कि उसने बारूद लगवाई और कहा, तोड़ दो, इस बार आर पार हो जाएगी। अगर न हुई तो? कईयों ने पूछा, तो फिर अपने को इंजीनियर नहीं कहेंगे। इंजीनियर ने कहा। बारूद के गोलों में आग लगा दी गई और पहाड़ की छाती दहल गई। सुरंग का मुंह आर पार हो गया। इस कहानी की असलियत तो जो रही हो, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि अपने काम पर आदमी को इतना ही भरोसा होना चाहिए। उस सुरंग को पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। नीचे झांका तो पता चला कि हरियाली के कटोरे में जो बस्ती दिख रही है वो बेरी नाग है। हम बेरी नाग पहुंचे। वहां एक खूबसूरत बगीचा और एक जलकुंड है, जिसमें जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मेहराब बनवा दिया था। कहते हैं ये झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इतनी बड़ी झेलम इतने बंधे कुंड से निकलेगी, मुझे भरोसा नहीं हुआ। लेकिन
पानी लगातार वहां से बह रहा था और पता नहीं कहां जा रहा था। मान लिया कि यही झेलम थी। बाद में हमारी बस उसी पानी की दिशा में चली तो अनंतनाग होती हुई पहलगांव की दिशा में मुड़ गई। ये रास्ता बेहद खूबसूरत हरियाली में डूबा हुआ था। मन को लगने लगा कि जरूर स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी जाने कहां से हमारी सड़क के किनारे किनारे एक खूबसूरत सी नदी आ गई। नाम का पता लगाया तो पता चला लिद्दर नदी है। उसी नदी के किनारे किनारे पहलगांव आ गए और सच बताऊं, पहलगांव आने पर लगा कि स्वर्ग में आ गए। छोटा सा बाजार, सड़क के दोनों ओर की दुकानें, सड़क के नीचे लिद्दर नदी का लगातार हाहाकार। मैंने इतनी खूबसूरत नदी अपनी याद में कभी नहीं देखी थी। यूरोप की कुछ मशहूर नदियों को देखकर लिद्दर की खूबसूरती सचमुच ऐसी लगी जैसे स्वर्ग की नदियों की होती होगी। तेजी ऐसी कि सांप भी पीछे रह जाए, स्वच्छता ऐसी कि बार बार छूने को मन ललचाए, लेकिन ठंडी ऐसी कि पानी छुआ ना जाए। सामने के पहाड़ पर बर्फ का एक टुकड़ा पत्थरों में जमकर रुई के फाहे जैसा लग रहा था। पहलगांव में एक घोड़े वाले से पूछा, कोल्हाई चलोगे? बोला, चलेंगे। मैंने पूछा, चढ़ना कितना पड़ेगा? बोध बोध चढ़ना पड़ेगा साहब। और चढ़ने का नाम सुनकर मेरे उन्हीं थुलथुल साथी की हवा फिर खिसक गई। खैर, जाना तो हमें भी नहीं था, लेकिन इसी पूछताछ में पता चला कि पहलगांव से 8 मील पर चंदनबाड़ी है, जहां तक जीप जाती है। फिर पिस्सू टॉप है, जिसकी चढ़ाई अमरनाथ यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है। वहां से आगे शेषनाग झील है, जिसका पानी हमेशा नीला रहता है और स्वर्ग की नदियों से टक्कर लेता है। शेषनाग झील के आगे अमरनाथ गुफा है, जहां रक्षाबंधन को लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं। ये बाबा अमरनाथ बर्फ के बने हुए हैं, जो चांद के घटने बढ़ने के हिसाब से घटते और बढ़ते रहते हैं। अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमाएं हैं। तय किया कि अब श्रीनगर चला जाए। बस में बैठे कि श्रीनगर हाजिर। पहुंचे भी नहीं थे कि मन ललकने लगा श्रीनगर घूमने को। एक सज्जन से पूछा, डल झील कहां है? उन्होंने रास्ता बता दिया और हम उत्साह में डूबे हुए डल झील के किनारे आ गए। असल में श्रीनगर झीलों और झेलम का मिला जुला शहर है। अगर आप चाहें तो किसी शिकारे में बैठकर श्रीनगर का काफी बड़ा हिस्सा पानी पानी के सहारे घूम सकते हैं। डल का मजा बिना शिकारी में चढ़े नहीं आता। सो साहब, एक शिकारा किया गया और मजा चप्पुओं की छप छप के साथ ही आने लगा। आप नाव में बैठे रहिए और नावों में लगी दुकानें आपके पास से गुजरती जाएंगी। फूल, केसर, कश्मीरी रेशम के काम की चीजें इन नावों पर मिलती हैं। एक साथी केसर पर मुग्ध थे, सबको केसर खरीदवाने में लग गए। फिर हम लोग 4 चिनार तक गए। 4 चिनार 4 बड़े बड़े चिनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है, जो आसपास डल के पानी से घिरा बड़ा खूबसूरत लगता है। डल के ही किनारे ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य का मंदिर भी है। वहां हम लोग टैक्सी से गए और फिर वही टैक्सी हमें निशात बाग ले आई। निशात बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसे बगीचों पर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। बाग के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़े होकर डल की तरफ देखिए तो ऐसा लगता है मानो एक खूबसूरत स्त्री एक खूबसूरत आईने में अपना चेहरा देख रही हो। डल के पश्चिम में निशात के सामने नसीम बाग है, जिसे सम्राट अकबर ने लगवाया था। इसे ठंडी हवाओं का बाग जानकर सही ढंग से समझा जा सकता है। लेकिन आइए आपको ले चलें जहांगीर के लगवाए बाग में। इसे शालीमार बाग कहते हैं। चिनार के पेड़ों की गोद में जहांगीर का ये प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है। इसके चबूतरे संगमरमरी मेहराबों वाले छोटे छोटे सैरगाह, बरामदे, चश्मे और झरने रात की रोशनी में इस दुनिया से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब वहां रोज शाम को ध्वनि और प्रकाश के जरिए इतिहास को उतारा जाता है। वो दृश्य तो देखने लायक होता है जब पेड़ों की टहनियों और फूलों की क्यारियों के बीच से घुंघरुओं की आवाजें आती सुनाई देती हैं। पूरा इतिहास जैसे शालीमार में उतरकर खड़ा हो जाता है। लेकिन यहीं खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। हमें तो अभी चश्मे शाही चलना है, जिसका पानी
दवा का काम करता है। चश्मे शाही यानी बादशाही सोता शाहजहां की देन है। ऐसा ही एक सोता श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर अचबल में है। अनंतनाग में भी ऐसे कुछ सोते हैं। आइए इन सोतों के चक्कर से आपको उस झील में ले चलें जो है डल से छोटी, लेकिन वहां जल क्रीड़ाएं खूब होती हैं। वाटर सर्फिंग, स्कीइंग, तैराकी आदि करते हुए सैलानियों को देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। झेलम के हाउस बोटों की दुनिया भी अजीब है। हम लोग होटल में ठहरे थे, लेकिन एक हाउस बोट को अंदर से देखने का बड़ा मन था। हमने अपने शिकारे को एक हाउस बोट के पास लगवाया। आवाज दी कि हाउस बोट का मालिक आए तो उससे भावताव करें। कोई नहीं आया। शायद उसने आवाज नहीं सुनी। हमने सोचा अंदर होगा, सो हाउस बोट में पहुंच गए। अंदर झांका तो देखकर तबीयत दंग। बाहर से जो केवल एक नाव लग रहा था, वो अंदर से पूरा राजसी महल था। फर्श पर कालीन बिछा हुआ, सोफे और तकिए लगे हुए, बिजली के पंखों से लैस पूरा तैरता महल। हम अजनबियों को इस तरह हाउस बोट में घुसा देख मालिक भागता हुआ आया और हम पर खूब बिगड़ा। हमने माफी मांगी और वापस हो गए। तब उसने बताया कि इस तरह लोग आकर हमारा हाउस बोट गंदा कर जाते हैं। उसकी बातचीत से पता चला कि यह हाउस बोट शहर के आलिशान होटलों से किसी भी मायने में कम नहीं है। दूसरे दिन गुलमर्ग गए। गुलमर्ग फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर है। यहां एक खूबसूरत चरागाह है। ये स्थान बारामूला जिले में स्थित है। इसका असली नाम गौरीमर्ग था। 16वीं शताब्दी में सुल्तान यूसुफ शाह ने इसका नाम गुलमर्ग रखा। यहां विश्व का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। स्कीइंग के लिए गुलमर्ग में लाखों पर्यटक आते हैं। वहां बने रज्जू मार्ग पर चढ़कर हमें भी मजा आया। हम चढ़ तो गए, लेकिन लौटते समय कुर्सी पर आसमान में ही टंगे थे कि पानी बरसने लगा। न कूद सकते थे न भाग सकते थे, क्योंकि रस्सों से बंधी कुर्सियां अपनी रफ्तार से सरक रही थीं, धीरे धीरे धीरे। जब हम नीचे उतरे तो पानी थम गया था और हम मारे सर्दी के ठिठुर रहे थे। लौटकर श्रीनगर में रात भर कंबलों में दुबके रहे। गुलमर्ग के पास ही थोड़ा और ऊंचाई पर खिलनमर्ग पड़ता है। फिर और ऊंचाई पर लेह की तरफ बढ़ जाते हैं। मगर हम उतनी ही सर्दी में घबरा गए थे और ऊंचाई पर जाने का हौसला खो बैठे थे। हिमालय की इस खूबसूरत वादी को और नजदीक से देखने के लिए दोबारा आने का इरादा करके हम लोग अपने घरों की ओर लौट पड़े। लेकिन इतना ही कश्मीर देखकर ये महसूस कर लिया कि अगर कश्मीर नहीं देखा तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं देखा। सेब के बाग, बादाम की बाड़ियां, केसर के खेत, महजूर के गीत, बर्फ की चादरें ताने हिमालय के विशाल पर्वतखंड और झीलों के आईनों में मुंह झांकती चोटियां, चश्मे और झरने, और सबसे बढ़कर कश्मीर के भोले भाले मेहमान नवाज लोग। ये सब स्वर्ग नहीं है तो और क्या है। लेखक डॉक्टर कन्हैया लाल नंदन।